जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू क्लास। आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 2.0। मेरे साथ है सुशांति सिंह के साथ। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड यूरोपियों के आगमन। यूरोपियों का आगमन का पार्ट 1 हमने बनाया है पहले से, जिसमें हमने यूरोपीय कंपनियां थी जैसे पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, उनके क्रमबद्ध से हम समय बताए हैं कि कब आए, कब उनकी कंपनी की स्थापना हुई, उनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनी थी। लेकिन ये जो सेकंड वीडियो है इसमें हम देखेंगे यूरोपियों का राजनीतिक क्रम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ी बहुत कंडीशन समझ लेते हैं। क्या कंडीशन थी, क्या उस टाइम स्थितियां थी। सबसे पहले तो भारत में उस टाइम मध्यकालीन इतिहास का दौर चल रहा था। एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। कहीं मुगलों का शासन था, कहीं राजपूतों का शासन था। बहुत सारे राजा महाराजा अपने समृद्ध अर्थव्यवस्था के साथ एक दूसरे को पछाड़ने में लगे पड़े थे। वहीं यूरोप में क्या हो रहा था, तो औद्योगिकरण चालू हुआ था। यूरोप में भौगोलिक खोजें चालू हुई थी। इसी तरह खोजते खोजते वास्को डी गामा पहुंचते हैं कहाँ, तो भारत में। यहाँ से वो बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा मसाले खरीदते हैं, लेके वापस जाते हैं। वहाँ जाके जब वो बेचते हैं तो उनको उनकी लागत छोड़ के 60 गुना मुनाफा होता है। काफ़ी ज़्यादा मुनाफा की राशि थी। इससे उनका मनोबल और बढ़ता है। फिर आते हैं, फिर व्यापार करते हैं, फिर आते हैं, फिर व्यापार करके जाते हैं। इसके बाद वो सोचते क्या है कि क्यों ना हम भारत में एक, आखिर व्यापार कर ही रहे हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे एक कंपनी ही बना ले ताकि हम यहाँ से हमारी जो व्यापार थी वो रुके ना कभी, और यहाँ हमारा एक धीरे धीरे वर्चस्व फैले। इसी होड़ में वो कंपनी बनाते हैं और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। और इस कामयाबी में हमारे जो भारत के क्षेत्रीय राजा महाराजा थे वो भी उनका सहयोग करते हैं। वो सहयोग इस मंशा से कतई नहीं करते हैं कि वो हम पे आके राज करने लगे। वो सहयोग बस इस मंशा से करते हैं क्योंकि उनका व्यापार में उनको भी तो प्रॉफिट होता था। वो सोचते रहे कि चलो इसमें हमारा भी मुनाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट उन्होंने ये दे दिया यूरोपियों को कि यूरोपीय आके देखे कि अरे हम तो यूरोप कंट्री आपस में आगे पीछे होने पे लगी पड़ी है। यहाँ तो राज्यों में अलग अलग राजा आपस में लड़े पड़े हैं, ये मेरा वो तेरा ऐसा करके आपस में ही लड़े पड़े जा रहे थे। बस उनको मिल गया। एक कहावत तो आपने फेमस सुना ही होगा, घर फूटे तो गंवार लूटे। ऐसा ही हुआ, आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, आपस में संघर्ष चल रहे थे राजा महाराजाओं के। बस इसमें जो आग में घी का काम कर दिया इन पुर्तगालियों ने, अपने समझदारी के साथ ऐसा काम किया ताकि धीरे धीरे करके पूरे भारत पे अपना वर्चस्व फैला लिया। और ऐसे ही हो जाता है। और जब तक तो समझ में आता है राजा महाराजाओं को, तब तक बहुत अच्छे से पाव पसार लिया होता है पूरे भारत में। और इसी दौरान होती है प्लासी की युद्ध, बक्सर का युद्ध वगैरह वगैरह, बहुत सारे युद्ध होते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आखिर यूरोपीय ने हम पे पूरी तरह कब्जा कर लिया और इस सोने के चिड़िया को, सारा जो सोने की चिड़िया बोलते थे हमारे भारत को, इसको पूरी तरह कंगाल करके छोड़ दिया। तो इसी दौरान जो मुख्य बंधु होते हैं ये यूरोपियों के आगमन का, फिर इन यूरोपियों में कौन आता है, कैसे क्या करता है, और कुछ नीतियाँ होती है, उनको हम समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। कब, तो 1498 में। इसको हम यहाँ पे लिखें। सबसे पहले आते हैं वास्को डी गामा। कब, तो 1498 में। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा। 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से सबसे पहले आते हैं कालीकट बंदरगाह पर, जहां पर राजा जमूरियन उनकी भव्य स्वागत करता है। वो व्यापार करके जाते हैं। उसके 2 साल बाद आते हैं फिर एक पुर्तगाली व्यापारी जिनका नाम था पेड्रो अल्वारेज। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1500 ईस्वी में कौन आया था, तो पेड्रो अल्वारेज। इसके 2 साल बाद फिर 1502 में फिर वास्को डी गामा आते हैं। यहाँ से व्यापार करके जाते हैं वहाँ पे। वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के उस टाइम राजा कौन थे, तो प्रिंस हेनरी। उनको द नेविगेटर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने भौगोलिक खोज जो स्टार्ट की थी, शुरू हुई थी, वो उन्हीं की देन थी, इसलिए उनको द नेविगेटर भी कहा गया था। तो प्रिंस हेनरी और वहाँ के जो राज्य व्यवस्था थी, उनको लगा कि क्यों ना हम भारत में एक अस्थाई कुछ कंपनी स्थापित करें जिससे व्यापार का व्यापार होता रहे और हमारे जो लाभ का जो प्रॉफिट, हमारा व्यापार होता रहे और ये कभी रुके ना। इसी मंशा से उन्होंने पहली बार कंपनी स्थापित करने की सोची। कब, तो 1503 में पहली बार कंपनी स्थापित करते हैं। और जब कंपनी बनाए उन्होंने, तो उसके लिए एक जैसे मैनेजर हुआ, वायसराय, मैनेजर टाइप का, समझ लिए मैनेजर टाइप का, उन्हीं को बोलते थे वायसराय या गवर्नर, उनका नियुक्ति हुआ। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसो दी अल्मीडा। ये क्वेश्चन बनता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसो दी अल्मीडा। और इसको ही भारत में पुर्तगालियों के जो शासन था उसके संस्थापक बोलते हैं।
ये कब आते हैं तो 1505 में। 1503 में होता है आपके कंपनी की स्थापना और 1505 में फ्रांसो दी अल्मीडा आते हैं वायसराय के रूप में, प्रथम वायसराय के रूप में, और 1509 तक रहते हैं। अब इन्होंने उस टाइम क्या क्या किया, ये मुख्य चीजें हैं, इनको देखना जरूरी है। तो इनके लिए आपको बस दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो ये पहला पुर्तगाली गवर्नर थे और दूसरा ये कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी जो कि हिंद महासागर पर कब्जा करने का एक रणनीति था। इसमें जब व्यापार के मार्ग खुले तो बहुत सारे क्षेत्र के लोग व्यापार करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रथम जो वायसराय था पुर्तगालियों का, फ्रांसो दी अल्मीडा, उसने ऐसी एक नीति बनाई ताकि आप वो दूसरे जो क्षेत्र के व्यापारी आते थे जहाजों से, उन पर वो नियंत्रण बना सके हिंद महासागर में। इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रांसो दी अल्मीडा से बस आपको दो ही चीजें याद रखनी है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसो दी अल्मीडा, और इसने चलाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। बस यही दो चीजें। अब आते हैं सेकंड वायसराय जो कि है आपके कौन? तो अल्बुकर्क, और इनको वास्तविक संस्थापक कहा गया है। संस्थापक अगर सिर्फ बोले तो हम देंगे फ्रांसो दी अल्मीडा को, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो वो कौन है? तो वो ये है अल्बुकर्क जी। और ये क्यों बताते हैं इनको, आइए उस पर देखते हैं। इन्होंने 1510 में एक अभियान चलाया था, बीजापुर का अभियान, और इस अभियान के तहत ये आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया था और गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए थे। इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक का दर्जा दी गई। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम की थी पुर्तगालियों के वर्चस्व में, जैसे कि इन्होंने विवाह नीति चलाई। विवाह नीति क्या थी? तो विवाह नीति के अंतर्गत जो पुर्तगाली थे जो यहाँ पे आके व्यवसाय करते थे या कंपनी में काम करते थे, उनकी शादियां वो भारतीय जो लड़कियां थी उनके द्वारा होने लगी। और इसके तहत क्या हुआ, वो दिखाते थे कि हाँ हम आपके हैं, जिसमें अपनापन फैलाने की कोशिश की गई और इसमें अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश की गई। और इसके तहत इन्होंने क्या की 3G पॉलिसी स्टार्ट की। 3G मतलब ट्रिपल जी, और ट्रिपल जी का मतलब क्या था उस टाइम? तो गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। अब ये कैसे? देखिए, गॉड यानी ये ईसाई को मानते थे, और ये जो विवाह नीति थी इसके तहत क्या होता था, वो लड़कियां खुद को ईसाई मानने लगती थी क्योंकि उनका पति ईसाई। इसके तहत वो ईसाई धर्म को अपनाने लगी और ईसाई धर्म ऐसे बढ़ने लगा। फिर गोल्ड मतलब व्यापार भी उनका काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। यहाँ पे भारत तो वैसे ही अर्थव्यवस्था से मजबूत था, सोने की चिड़िया थी और इसको आराम से लूट रहे थे, तो उनका व्यापार भी मजबूत हो रहा था। और ग्लोरी यहाँ पे मैं इस मुद्दे में बता रही हूँ आपको कि यूरोपीय जो हमारे देश में क्या था कि राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे राज्यों के थ्रू, लेकिन यूरोप में क्या था? यूरोप में एक देश दूसरे देश को पछाड़ने में लगा पड़ा था, मतलब अपना एक अलग ही वर्चस्व है वो फैलाने पे लगा था। तो ये तीनों काम लेके कौन आया था? तो दूसरा वायसराय अल्बुकर्क। इन तीनों चीजों पर इसने ध्यान दिया। अब ये जो मेन पॉइंट है आप दूसरे वायसराय से समझ गए होंगे। ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कोचीन को पहली बार इसने राजधानी बनाई। फिर 1510 का बीजापुर अभियान किसके अंतर्गत हुआ? तो अल्बुकर्क के अंतर्गत हुआ, जिसमें गोवा पर कब्जा किया गया और गोवा को 1961 में आजाद किया गया। आप सबको पता है कि 1947 में अपना भारत आजाद होता है अंग्रेजों से, लेकिन गोवा आजाद होता है 1961 में। फिर आता है विवाह नीति, तो विवाह नीति को भी लाया अल्बुकर्क। फिर 3G पॉलिसी को भी लाया अल्बुकर्क। होप आप सब समझ गए होंगे। अब आते हैं तीसरा वायसराय, पुर्तगालियों का तीसरा वायसराय जो कि होता है निनो दी कुन्हा। इसके अंतर्गत आपको भी 2-3 चीजें याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसने राजधानी जो अल्बुकर्क ने जिसकी राजधानी कोचीन को बनाया था, ये कोचीन को बदलकर गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। तथा एक काम और किया। 1510 में तो गोवा पर कब्जा किया गया, लेकिन 1535 में दीव को भी अपने कब्जे में कर लिया और 1559 में इसने दमन को भी अपने में कब्जा कर लिया। और इस तरह गोवा, दमन और दीव तीनों जाकर 1961 में फिर हमें मिलता है अपने भारत में। तो आप निनो दी कुन्हा से बस ये 2 चीजें याद रखिएगा, हो गया कंप्लीट। अब आपको पुर्तगालियों से कुछ और चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। वो ये कि प्रेस को भारत में लाया कौन? तो पुर्तगालियों ने ही। और कुछ फल अनाज जैसे अनानास, गन्ना, पपीता से भारतीय परिचित नहीं थे, ये भी पुर्तगालियों ने ही लाए थे और लाके भारतीयों को परिचित कराया। मतलब वो लाए, इसके बाद से यहाँ पे भारत में लोग अनानास, गन्ना, पपीता से परिचित हुए। पुर्तगालियों से यही मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं, हम देख लेते हैं डच को। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं।
पुर्तगालियों का जो राजनीतिक क्रम था उसमें प्रिंस हेनरी ने अपनी भौगोलिक खोजों की तरफ कदम उठवाया पूरे प्रदेश को। पहला जो पुर्तगाली व्यापारी था वो कौन था, तो वास्को डी गामा था, जो 1498 में आता है। 1500 में पेड्रो अल्वारेज आते हैं, 1502 में फिर वास्को डी गामा आते हैं। फिर उन्होंने एक कंपनी की स्थापना करने की सोची और 1503 में पुर्तगालियों की कंपनी स्थापित होती है, जिसमें कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी बनती है इनकी। प्रथम वायसराय कौन होते थे, फ्रांसो दी अल्मीडा, जो प्रथम संस्थापक भी कहलाते हैं। 1505 से लेकर 1509 तक वो यहाँ पे वायसराय के रूप में रहते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया, तो फ्रांसो दी अल्मीडा लाए। दूसरा वायसराय अल्बुकर्क, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक रहता है, और इसने 2-4 चीजें ऐसी की, इसके तहत आपको 2-4 चीजें महत्वपूर्ण है जो याद रखना है। इसे वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। कोचीन में इसने अपनी राजधानी बनाई। 1510 में इसने गोवा को अपने कब्जे में कर लिया। विवाह नीति कौन चलाया, तो अल्बुकर्क ने। 3G पॉलिसी कौन लाया, तो अल्बुकर्क ने। अब आते हैं नीनो दी कुन्हा, जो कि तीसरा वायसराय था और प्रमुख था, जिसको हमें याद रखना है। नीनो दी कुन्हा, जिसने राजधानी कोचीन से बदल के गोवा कर ली। 1535 में इसने दीव को अपने कब्जे में किया और 1559 में दमन को कब्जे में कर लिया। अब गोवा, दमन और दीव सीधे जाके 1961 में आज़ाद होते हैं। सबसे पहले गुलाम होते हैं, सबसे लास्ट में आज़ाद होते हैं। अब हम देखते हैं डचों के बारे में। डचे कब आते हैं, तो 1595 में, लगभग 100 ईयर्स, लगभग थोड़ा से 2-4 साल इधर उधर। ये आते हैं 1498 में और ये आते हैं 1595, मतलब 3 साल अगर माइनस कर दे, पूरे 100 साल बाद डच आते हैं भारत में व्यापार के लिए। वो पहले भारत में नहीं आते हैं, असल में वो इंडोनेशिया से व्यापार करते थे, लेकिन समुद्री मार्ग से ही पूर्वी एशिया क्षेत्र में जाते थे। इंडोनेशिया से मसाले खरीदते थे। लेकिन भारत में भी पहली बार कौन आया, तो कार्नेलियस हाउटमैन भारत में पहली बार आया। तो बस आपको ये याद रखना है कि डचों में अगर पहली बार व्यापार करने कौन आया था, तो वो आया था कार्नेलियस हाउटमैन, जो कि भारत में आके वस्त्रों का व्यापार करा, सूती वस्त्रों का व्यापार करना चालू किया था और अच्छे खासे मुनाफे भी उसको हो रहे थे। वो भी अपना व्यापार ऐसे ही बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा बंगाल क्षेत्र में पड़ता है, अंग्रेजों और डचों के बीच में, जहां डचों का वर्चस्व बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और डच वापस जाना पड़ता है अपने क्षेत्र में। मतलब भारत से डचों का वर्चस्व खत्म हो जाता है। यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो भारी पड़ते हैं पुर्तगालियों पर भी, डचों पर भी, फ्रांसीसियों पर भी। तो अंग्रेजों के बारे में हम अब इसे मिटा के डिटेल में देखते हैं, उनसे जो मुख्य पॉइंट है उस पर भी फोकस करेंगे। तो अब देखते हैं हम अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज भारत में आते हैं कब, तो 1600 ईस्वी में। 1 दिसंबर 1600 ईस्वी में वो पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। उस टाइम इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम। धीरे धीरे वो व्यापार के तो ललचे से आते हैं, धीरे धीरे वो भारत के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं। छोटे छोटे राजाओं को फुटकाने में, मतलब छोटे छोटे राजाओं को एक दूसरे से भिड़वाने में काफ़ी ज़्यादा वो अपना कूटनीति लगाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, फूट डालो और राज करो, यही उनकी रणनीति थी। ऐसा कर करके पहले वो छोटे छोटे कस्बों पे अपना अधिकार जमाते हैं, बाद में जाके पूरे भारत को अपने चपेटे में लेते हैं और इस तरह भारत गुलाम होता है लगभग 200 सालों के लिए। इसके बाद से बहुत सारे संघर्ष होते हैं और इसके बाद से जाके हमें ये आज़ादी मिलती है। तो चलिए इसके जो मुख्य बिंदु है स्टार्टिंग के, उन्हीं पर आज हम फोकस करेंगे और देखते हैं। तो पहली बार मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1680 ईस्वी में, जब एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी थी। अब जब 1603 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो इंग्लैंड के महाराजा बनते हैं कौन, तो जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम ने पहली बार राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। कहाँ भेजा था? वो भेजे थे अकबर के दरबार में, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उस टाइम भारत में जो सूरत का क्षेत्र था वो अकबर के क्षेत्राधिकारी में था और उस टाइम अकबर जिंदा थे। अकबर की मृत्यु होती है आपका कब, तो 1605 में। 1605 के बाद जहांगीर बनते हैं, लेकिन 1608 में आता है कैप्टन हॉकिंस। और पहले अभी की तरह तो टेलीफोन नहीं था कि 1 सेकंड में टेलीफोन घुमाओ और सारी बातें न्यूज समझ में आ गई। महीनों, सालों, 2 साल, 4 साल, 10 साल लगे रहते किसी दूत द्वारा एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचने में। तो अभी इंग्लैंड में पता नहीं था कि अकबर निकल लिए हैं, अब उनका बेटा उनके सिंहासन पे बैठा हुआ है। तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं कहाँ, तो अकबर के दरबार में, लेकिन आते हैं यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो वो आते हैं जहांगीर के दरबार में। तो पहला राजदूत कैप्टन हॉकिंस। 1608 में इन्होंने पहली कंपनी डाली कहाँ, तो सूरत में।
सूरत में कुछ कारणों की वजह से इसको रुकावट हो गई, लेकिन पहली कंपनी की शुरुआत हुई थी 1608 में सूरत से, लेकिन स्टार्ट कहाँ होता है तो स्टार्ट होता है 1611 में मुसल्लीपट्टनम में। और फिर 1613 में, जो ये 1608 से स्टार्ट हुआ था, तो 1613 में सिर्फ फिर सूरत में स्टार्ट हो जाती है इनकी कंपनी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1608 में सूरत में स्टार्ट होता है, शुरुआत की जाती है, लेकिन स्टार्ट पहले होता है मुसल्लीपट्टनम में। और ये कब होता है तो 1611 में। अब हमने देख लिया कि पहला राजदूत कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस, जो कि निकलता है तो है वहां से अकबर के दरबार के लिए, लेकिन यहाँ पे आता है तो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। अब दूसरा जो राजदूत होता है वो 1615 में आता है जहांगीर के ही दरबार में। तो पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था, तो आप कैप्टन हॉकिंस नहीं मानेंगे, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस अकबर के दरबार के लिए निकला था। यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका बेटा उनका बेटा अभी राजा है। लेकिन सर टॉमस रो, जो कि दूसरे राजदूत हैं, और 1615 में पहली बार वो जहांगीर के दरबार के लिए ही निकले थे और जहांगीर के दरबार में पहुंचते भी हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं 1632 में इनको एक सुनहरा फरमान मिलता है। सुनहरा फरमान मीन्स क्या होता है? सुनहरा फरमान मतलब कि आप कुछ मुद्रा या पैसों में मासिक तौर पर या वार्षिक तौर पर क्षेत्र को मुक्त कर दो कि आप व्यापार कर सकते हो। आप इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं दोगे, जैसे कि व्यापार के लिए टैक्स देना पड़ता था ना उनको, लेकिन ये मुक्त व्यापार के रूप में उनको दे दिया गया। पहली बार सुनहरा फरमान उनको कब मिलता है तो गोलकुंडा के शासक द्वारा। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी न्यूज थी और एक सुनहरा मौका और एक अच्छी गोल्डन चांस मिल गया था। फिर 1661 में क्या होता है, ब्रिटेन के जो राजकुमार थे उनकी शादी हो जाती है पुर्तगाल की राजकुमारी से। देखो ये ब्रिटिश बहुत ज़्यादा चंट थे, चालाक थे। ये पुर्तगाली में जो दूसरे वायसराय थे वो स्टार्ट किए थे यहाँ पे क्या, अल्बुकर्क विवाह नीति, जो भारतीयों से विवाह कर रहे थे ताकि भारतीय क्षेत्र में वो अपनापन दिखा के, झूठी अपनापन दिखा के और यहाँ पे अपना पैर पसारे। ये अंग्रेजों ने जो पहले से पुर्तगालियों ने अपना पसार रखा था उसको समेटने के लिए अपने राजकुमार की शादी करते हैं पुर्तगाल की राजकुमारी से। पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी तो कैथरीन थी, और ब्रिटेन का राजकुमार था जो जेम्स था। इनकी शादी हो जाती है और दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने पूरे बम्बई क्षेत्र को इनको दे देते हैं। इंग्लैंड को मिल जाता है पूरा बम्बई क्षेत्र दहेज के रूप में। और ये इंग्लैंड क्या करता है 1661 में इनको दहेज के रूप में बम्बई मिलता है, और 1668 में ये इंग्लैंड ने बम्बई को कंपनी को दे देता है व्यापार करने के लिए। देखिए यहाँ पे ड्रामे 1668 में इंग्लैंड ने कंपनी को व्यापार के लिए बम्बई को 100 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देता है। अब इनके पास क्या होता है, सबसे पहले गोलकुंडा का क्षेत्र जो कि मुक्त व्यापार करते हैं, फिर बम्बई का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, यहाँ भी मुक्त व्यापार इनका चलता है। फिर आते हैं 1668 में ही जब भारत में मुगल शासक औरंगजेब का राज चल रहा था, उस टाइम इनसे संघर्ष होती है हुगली क्षेत्र में, अंग्रेजों से संघर्ष होती है और अंग्रेज पराजित भी होते हैं। लेकिन इनके पास था साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, लेकिन उनको जाना नहीं था भारत छोड़ के। वो भारत छोड़ के निकलते नहीं है, बल्कि वो सर जॉन मार्शल उस टाइम थे, वो एक संधि के रूप में भारत में ही रुक जाते हैं। हुगली क्षेत्र में हारने के बाद फिर वो एक संधि करते हैं और भारत में ही रुक जाते हैं, और इन्हीं रुकने का परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे करके वो पूरे भारत को अपने कब्जे में लेते हैं। अब औरंगजेब के बाद अगर आप मुगल शासकों को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनकी शासन व्यवस्था पर उनकी बिल्कुल पकड़ नहीं होती है। मतलब वो देखें नाकाम, वो एक नाकाम शासक साबित होते हैं। और इसी तरह 1717 में फर्रुख सियर तो एक इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है अंग्रेजों को, जिसमें पूरी भारत को लगभग वो पूरी तरह से कवर करते हैं अपने हिसाब से। जैसा कि उसने क्या किया, फर्रुख सियर ने बंगाल को और सूरत को मुक्त व्यापार के लिए उनको दे दिया। बस कितने में, तो 3000 वार्षिक किराए पर बंगाल को और 10,000 वार्षिक किराए पर सूरत में मुक्त व्यापार की छूट दे देते हैं। और इसमें क्या होता है, मुक्त व्यापार का फरमान मैंने अभी आपको बताया कि मुक्त व्यापार का मतलब हुआ कि वहाँ से उनको बस साल के 3000 या जो 10,000 था वही देने थे। इसके अलावा उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई भी उन पर रोक टोक नहीं था। वो जो मर्जी करे, जैसा करे वो व्यापार कर सकते थे। बस
यही था उनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इसे ही कहा गया मैग्ना कार्टा। अब पूछता है एग्जाम में क्या कि अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा का जो फरमान था वो किसने दिया था, तो फर्रुखसियर ने दिया था। कब दिया था, तो 1717 में दिया था। और उस टाइम राजदूत के रूप में फर्रुखसियर के दरबार में कौन आया था, तो जॉन सरमन आया था, ये भी याद रखिएगा। बस 1717 में जब ऐसा सब होता है, इसके बाद से अंग्रेजों का असली रूप सामने आता है। वो पूरे भारत पर अत्याचार करते हैं, मनमानियाँ करते हैं, भारतवासियों को प्रताड़ित करते हैं। ये लोगों पर अत्याचार शुरू किया, मनमानियाँ शुरू की, जैसे मन करे वैसे व्यापार करते थे, जब जैसा जो मर्जी, उनके नियम, उनके कानून। और जब तक लोगों को समझ में आया ये सब बात, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है और इन सब युद्धों में भारतीय जो युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ रहे थे वो हार भी जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, पूरे भारत को उन्होंने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। इन सबको हम कंटिन्यू करेंगे आगे, कैसे कैसे कब क्या होता है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। इन्होंने जो महलें बनवाई थी उनका नाम दिया था, मतलब इन्होंने जिस क्षेत्र में अपने रहने के लिए एक महल बनाई, कोर्ट मतलब महल ही होता है ना, तो उसको एक नाम दिया था। इनसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। उन्होंने जो मद्रास में अपनी कोठी बनाई थी उसका नाम क्या रखा था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसको ध्यान रखिएगा। फिर जो कलकत्ता में उनकी कोठी थी उसका नाम था फोर्ट विलियम, और जो कोठी थी जिसका नाम था फोर्ट लुई, जो कि था पांडिचेरी। इन तीनों का ध्यान रखिएगा। अब हमने इस वीडियो में ये समझने की कोशिश की कि अंग्रेज कैसे आते हैं और उनका शुरुआती दौर कैसा होता है। चलिए कर लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1 दिसंबर 1600 में, याद रखिएगा। 1603 में जेम्स प्रथम ने पहली बार राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भेजता है भारत में। तो पहला राजदूत जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आता है वो होता है कैप्टन हॉकिंस। वो चलता तो है अकबर के दरबार में, लेकिन आता है तो यहाँ पे अकबर का बेटा जहांगीर राजा रहता है। पहली बार जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेजी राजदूत कौन होता है, तो वो सर टॉमस रो, इसे भी ध्यान रखिएगा। 1632 में गोलकुंडा के शासक ने पहली बार सुनहरा फरमान देता है ब्रिटिशों को। फिर 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार और पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह होता है, जिसके तहत क्या होता है, जिसके परिणाम दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बम्बई क्षेत्र को इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन को दे देता है। फिर 1668 में इंग्लैंड ने कंपनी के व्यापार के लिए अपने लिए गए दहेज में बम्बई क्षेत्र को 110 पाउंड वार्षिक किराए पर व्यापार के लिए दे देता है। फिर 1668 में होता है औरंगजेब से संघर्ष हुगली क्षेत्र में अंग्रेजों का, जिसमें अंग्रेज हारते भी हैं, जिसमें ब्रिटिश हारते भी हैं, और लेकिन भारत छोड़ के जाने का वो नहीं सोचते हैं। वो क्या करते हैं, एक संधि के दौरान भारत में ही रुक जाते हैं। और उस संधि के कर्ता कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, ध्यान रखिएगा, सर जॉन मार्शल थे। ये सर जॉन मार्शल थे। फिर 1717 में जब इनको मिलती है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जब फर्रुखसियर द्वारा मैग्ना कार्टा उनको दिया जाता है, और उस टाइम क्या होता है, तो वार्षिक किराए पर बंगाल को और सूरत को मुक्त व्यापार के लिए उनको फर्रुखसियर दे देते हैं। और उसी टाइम एक चीज़ और होती है, जो बम्बई में जो सिक्के चल रहे थे ना, वो पूरे भारत में भी चलाने का आदेश दे दिया जाता है फर्रुखसियर द्वारा। इसे ही मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। फिर कुछ जो उन्होंने अपनी कोठियाँ बनवाई थी उनका नाम रखा था, जो किस क्षेत्र में था इसको हमने देखा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था, फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में था, फोर्ट लुई जो कि पांडिचेरी में था। अभी हमने समझा कि अंग्रेजों के बारे में सब कुछ समझा। इसके बाद हम फ्रांसीसियों को देखेंगे, फ्रांसीसियों का राजनीतिक क्रम क्या था भारत में आने का। वैसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी मैं वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम फ्रांसीसियों का। और हाँ, आपको आज थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि लाइट नहीं थी, और की वजह से जो भी लाइट आ रहा है सनलाइट, इसी से मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा। तो आप सब समझेंगे और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।